नमस्कार सबको। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरा मेरा आवाज आ रहा है? नमस्कार सैम साहब, बदलानी हूँ। बस बस थैंक यू। आप हाँ मस्त शिंचा चल। बहुत दिन के बाद आया क्या? हाँ लास्ट वीक जरा मैं बिजी था, बाहर था। ओके ओके तो मोबाइल पे थोड़ा थोड़ा देख रहा था। ओके इतना ओके। गर्मी था, कंसंट्रेशन भी दे नहीं पा रहा था। हम्म। आपका सब ठीक है? सब ठीक है सर। तो अभी लग्न शुद्धि चल रहा है ना? अभी वो चल रहा है आपका, क्या बोलते हैं उसका? क्या बोला है? मैं लास्ट क्लास में क्लास नंबर 13 में लग्न शुद्धि का बात हुआ था, सुना है मैं। अन्नप्राशन तक पहुंच गए ना? 16 संस्कार में अन्नप्राशन तक हो गया ना? हाँ हाँ, वो 100% तो हो गया। हम्म। इसमें लग्न शुद्धि है जो सूक्ष्म मुहूर्त, ये दो इंटरेस्टिंग है, जानकारी हम लोग को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु गुरु जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम विद्या, प्रणाम अनुराधा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रीति जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। आशुतोष जी, प्रणाम मृत्युंजय जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। कल्याण जी नमस्कार। और बताएं, हमको तो लगता है कि हम अनुराधा जी से रोज ही मिल जाते हैं। हाँ। गुरुजी सौभाग्य है मेरा ये। हम लोग को आदत हो गया, हर क्लास में आपको ढूंढते हैं, आप हैं कि नहीं। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं लाइव गुरु भी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा गुरु से जी एक ज्यादा आपका ज्वाइन गुरु करूँ, जी एक मिस ना प्रश्न करूँ। पूछूं? प्रश्न पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा गपशप हो जाने दीजिए। ठीक है ना? हाँ, वही ये गपशप का ही प्रश्न है गुरु जी। बताइए। गुरु जी इस साल क्या चल रहा है? चारों तरफ जहां पे भी देखें कोई ना कोई अनिष्टकारी इंसिडेंट, तो इसके ऊपर मन आंदोलित हो जाता है। देखिए कल बांग्लादेश में हो गया, वहां पे इजराइल ईरान का वार शुरू हो गया है, यहाँ पे वेनाड हो गया है। क्या कुछ है क्या सब इसमें? मेदिनी में कुछ इसके बारे में बताया जा सकता है क्या गुरु जी? हाँ, मेदनी में तो जरूर बताया जा सकता है, ठीक है ना। इस बार तो संवत्सर में देख रहा था गुरु जी, क्रोधी है उसका, मतलब पता नहीं। कालयुक्त संवत्सर है, क्रोधी नहीं कहते, कालयुक्त संवत्सर, ठीक है ना। तो ये संवत्सर अच्छा नहीं है, ये तो पहले से ही ज्ञात है। और राजा मंगल और मंत्री शनि है। तो जब जब राजा मंगल होगा और मंत्री शनि होगा, तो आप क्या उम्मीद करेंगे विश्व से, ठीक है ना। हाँ गुरु जी। मंगल को बर्दाश्त करना नहीं है, और शनि पीठ पीछे काम करता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ दोनों प्रकार की लड़ाई चलेगी। जैसे मंगल है कि सामने से लड़ाई करता है, और शनि है पीठ पीछे चलता है। तो भले इजराइल ईरान ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। ये इजराइल के सामने ये लोग टिकने वाले नहीं है, 2-4 महीने उछल कूद करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपना बम पटाखा रखे हुए हैं वो फोड़ लें, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, ठीक है। गुरुजी लेकिन अशांति तो हो गई ना, कितनी बर्बरता हो रही है वहाँ हिंदुओं के संग। अब और वो ये तो देखिए, ये उस समय निश्चित कर लेना था, जिस समय आपने बंगाल को बांटा, उस समय ये निश्चित कर लेना था कि बंगाल में एक एरिया या एक स्टेट हिंदू के लिए रिजर्व कर दो। आपने भी गलती की है, आप जब बंगाल को बंटवारा किए, याद नहीं, तो आप कुछ जमीन हमें दे दो, सारे हिंदू हमें दे दो। सवाल ही नहीं है कि इस्लाम मुसलमानों के बीच में हिंदू रह करके
और अपना सोचेगा कि हम लोग उन्नति कर लें, ये तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो उनकी मजबूरी है कि वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो जीवन यापन करना ही करना है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 17-18% हिंदू हुआ करते थे और कहाँ 6-7% बच गया। तो क्या हुआ, या तो सब कन्वर्ट हो गए, या तो धीरे धीरे अब उसकी जो संतानें हैं वो इस्लाम में शादी कर रही हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या तो मर गए, मार दिए गए। तो ये अगर कहेगा कि कोई इस्लामिक कंट्री में, विशेष इस्लामिक कंट्री, तो आपको नागरिकता ही नहीं देता। आप सऊदी अरब में जाइए, नागरिकता नहीं है। ईरान इराक में जाइए, नागरिकता नहीं है। और ये नहीं कि हिंदुओं को, वो मुसलमानों को भी नागरिकता नहीं दे रहा। इंडियन मुस्लिम अगर चाहेगा कि हम ईरान में नागरिकता ले लेंगे तो नहीं मिलेगा। तो एक तो उन लोगों की बात है, और हम लोग सरल हैं और कानून भी पास कर दिया है कि हम हिंदुओं को, पंजाबियों को, बुद्धों को, बौद्धों को और सिखों को शरण देंगे। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो ये काम कर रहा है। बाकी अन्य जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पे ब्रिटेन में क्या हो रहा है देख लीजिए। जगह जगह तलवारबाजी, छुराबाजी जो भी हो रहा है। तो जहां ये इस्लामिक कट्टरपंथ पैदा होगा, वहां जो है सो आपको प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होना ही होना है, इसको तय मान लीजिए। इसीलिए सब जितने भी यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, या कह लीजिए क्रिश्चियन के मानने वाले हैं, हिंदू मानने वाले हैं, धर्म मानने वाले हैं, यहूदी मानने वाले हैं, जितने भी कंट्री हैं, या चाइना है बुद्धिस्ट, बुद्ध को मानने वाला, जापान है बुद्ध को मानने वाला, कोरिया है बुद्ध को मानने वाला। तो ऐसे कंट्री 100% बैन कर दे कि किसी मुसलमान को हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे ही नहीं, ठीक है। और जो बचा खुचा है उसके उसके गर्दन पे बैठा रहे, तब तो ये ठीक है। नहीं तो 10 साल के बाद, अभी नहीं, हमने तो वर्ल्ड, क्या नाम कहते हैं, वर्ल्ड वार की कल्पना ही 2030 में की हुई है, ठीक है ना। 2030 से पहले वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है। तो 2030 में वर्ल्ड वार होगा, फिर जम के जो है सो, इस बार यहूदी नहीं काटे जाएंगे, इस बार मुसलमान कटेंगे, समझ गए ना। तो किसी न किसी को तो कटना ही कटना है। यहूदी क्यों कटे? अगर इतिहास को पलटिएगा तो देखिएगा कि वो अपना वर्चस्व जो है सो स्थापित करना चाह रहे थे। तो वो उनको समेट दिया गया, ठीक है ना। अब अगर ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे तो इनको भी समेट दिया जाएगा, ठीक है ना। गुरुजी लेकिन इंडिया ऐसे फंसा है ना, एक साइड बंगाल, एक साइड पाकिस्तान, नेपाल में भी मैक्सिमम मुस्लिम अब हो तो गए, नेपाल लंका। चाइना बोल दीजिए, अब नेपाल को नेपाल बोलना ही गलत है। तो अब वही ना नेपाल गुरुजी, को चाइना चारों तरफ से घिरे हैं हम लोग। तो हमारे देश का क्या स्थिति है वो हमारे थोड़ा। देश का आने वाला समय जो है ना, वो, ये तो आप ये भगवान का शुक्र मनाइए कि 2014 से शासन बदल गया है। अगर ये शासन नहीं बदला होता तो अभी तक प्रभाव हो गया होता, समझ गए ना। ये 2014 से शासन बदल गया है, जिसकी वजह से बहुत एंट्री बंद है, ठीक है ना। बहुत बॉर्डर हमारा सुरक्षित हो गया है, क्योंकि अब बॉर्डर पर फायरिंग का आदेश है। चाइना बॉर्डर पे बल प्रयोग करता है तो तुम भी लाठी लेके मारो, सर फोड़ो, पत्थर मार सकते हो, गोली नहीं चला सकते। पहले तो ये भी ऑर्डर नहीं था। तो स्थिति में सुधार है। आगे सरकार बदल जाएगी तो फिर स्थिति गड़बड़ होगा ही होगा, क्योंकि हर बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन ये बीच में जो बाइडेन आ गया, ये गड़बड़ हो गया। तो कुछ एक देश में जो सरकारें बदल गई, उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो गया। नहीं तो पुतिन था ही,
शी जिनपिंग था ही, मोदी था ही, जो बाइडेन था ही, सब अपने आप में जो है सो क्रूर शासक था। तो शासक को क्रूर होना चाहिए, उससे व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। राज्य, आप अपने राज्य के लिए काम कीजिए, हम अपने राज्य के लिए काम करेंगे। आप या स्टेट बोलिए या कंट्री बोलिए, जो भी बोलिए, बाकी आप हमारे ऊपर चढ़ाई कीजिएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये सब मानसिकता होनी चाहिए। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ को अगर स्वीकार नहीं किया गया एक स्वर में कहने का मतलब है कि सिर्फ भारत ही स्वीकार नहीं करे, पूरा दुनिया इस बात को स्वीकार करे एक स्वर में कि इस्लामिक कट्टरपंथ भविष्य के लिए खतरा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरा है। अगर इसको स्वीकार नहीं करेगा तो ग्रेट ब्रिटेन की भी, इंग्लैंड की भी, सब जगह पूरा, सबसे पहले तो यूरोपियन बर्बाद होगा इस बार। इस बार अमेरिकन बाद में बर्बाद होगा, पहले यूरोपियन बर्बाद हो जाए। ठीक है? क्योंकि वहां क्या है, हिंदू तटस्थ है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके यहाँ मुसलमान क्या कर रहा है, आपने रखा है आप भुगतो। और जो क्रिश्चियंस है उसके पास अब उतना सामर्थ्य थोड़ी है, वो धीरे धीरे सामर्थ्य टूटता चला गया। ग्रेट ब्रिटेन अब नाम का ग्रेट ब्रिटेन रह गया, ठीक है ना। तो कई सारी छोटी छोटी कंट्रियां हो गई। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, काम करता है, नाटो काम करता है, वो सब बात ठीक है। लेकिन यदि इस्लामिक कट्टरपंथ के ऊपर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले 40-50 साल के बाद मुश्किल, हमारी अगली पीढ़ी फंस गई। ठीक है ना। गुरु जी एक बात बोलूं। जी हाँ, बोलिए ना। एक्चुअली जो पाकिस्तान जब बना था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तो बांग्लादेश था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान था। हम्म। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान का आवाज ढाका से उठा था। बहुत कम लोगों को पता है कि ढाका से ही उठा था। तो बेसिकली पाकिस्तान बनाने में ना ये इन लोगों का ज्यादा हाथ है। और आप एनालिसिस लेंगे तो पाकिस्तान में हायर लेवल में कुछ कुछ लोग हैं जो जिनका की सोच थोड़ा ब्रॉडन है, लेकिन इनका कोई मतलब जो इरेस्पेक्टिव ऑफ टॉप से बॉटम लेके एंटी इंडियन फीलिंग है। तो मतलब मैं तो ज्यादा इनको ज्यादा डेंजर मानता हूँ रादर देन पाकिस्तान। मानना ही चाहिए आप इसके साथ। तो आपका क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा रहता है जो थोड़ा हिंदुस्तान के प्रति लिबरल है, अगर वो लिबरल है तो सेना पुलिस उसको लिबरल होना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे नेपाल के प्रति हमारा गवर्नमेंट लिबरल है तो सेना पुलिस सब उसके प्रति लिबरल है। उस बॉर्डर को उतना सीरियसली नहीं लेते, दिन में 13 बार इस तरफ से उस तरफ जाते आते रहते हैं। पाकिस्तानी आ जा सकता है क्या? नहीं। बांग्लादेशी आ जा सकता है क्या? नहीं। तो अब जो सरकार आएगा वो तो इंडिया का विरोधी ही आएगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, वो तो सही है। और डर इसलिए है कि शेख हसीना कुछ तरफ से उनको न्यूट्रलाइज कर रही थी। और चाहे जो बोले उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज ना कर ना रही थी, ये जो ना, निकल जाएंगे। ये बांग्लादेश में ना एक का जो परिवर्तन है, वो अभी जो वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुआ, और शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान, क्या नाम था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, उसके जो मूर्तियों को तोड़ा गया है, उससे बांग्लादेश सीधा सीधा पाकिस्तान बन गया है। समझ गए ना। हम्म। ठीक है ना। तो अब ये फिर शेख मुजीबुर रहमान का कोई वर्चस्व नहीं रहा, अब पुनः वर्चस्व आ गया जिन्ना का। समझ गए। तो अब जिन्ना का वर्चस्व आएगा तो ये भी पाकिस्तान बनेगा, और जो प्रोग्रेस हो रहा था तो बांग्लादेश का खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। वो प्रोग्रेस बंद हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आप गरीब देशों से घिरे हुए हैं तो भी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है ना। वहां के भूखे नंगे कभी भी आपके तरफ जान दे करके टप जाएंगे,
इंडिया चले जाएंगे तो किसी न किसी रूप में खाना पीना हो जाएगा, खा पी लेंगे। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मेरे घर में हमारे साले साहब का हुआ था, ठीक बच नहीं पाए अलग बात है। दिल्ली में मैंने लाख प्रयास कर लिया कि डोनर अलग कोई होगा, परिवार का लोग नहीं होगा, ट्रांसप्लांट हो जाए तो मुश्किल हो गया। कलकत्ता में करवा लिया। कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आपको डोनर की व्यवस्था कर देता है, और वो सारे डोनर बांग्लादेशी हैं। ठीक है, आपको मिल जाता है, 5 से 10 लाख रुपए खर्च कीजिए, मिल जाता है। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, आज के श्रीलंका चले जाते हैं, श्रीलंका में किडनी ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं, श्रीलंकन किडनी बेच रहा है। तो आप किसी न किसी रूप में जो है सो उसके प्रभाव से इफेक्टिव होइएगा ही होइएगा, समझ गए ना? तो यदि आपके अंदर सक्षमता आ गई और आपका पड़ोसी बहुत कमजोर रह गया, तो आप भी कमजोर ही हैं, यही समझ लीजिए। ठीक है ना? दीपावली पे दीपक आप अपने दरवाजे चलाइएगा, उठा करके दूसरा ले जाएगा, अपने दरवाजे पे रख लेगा। ठीक है? तो ऐसा ही होता है। चलिए, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। गुरु जी अन्नप्राशन संस्कार तक हो गया था, लग्न शुद्धि भी पढ़ लिया हमने अन्नप्राशन के लिए। लग्न शुद्धि चाहे जिसका भी हो, समझ गए ना? उसमें कुछ नहीं है, लग्न शुद्धि और तारा शुद्धि विशेष अवसरों पर कर लेना चाहिए। ठीक है ना? आपके जो तिथियां पंचांग में दिए रहते हैं, उन तिथियों में तारा शुद्धि और लग्न शुद्धि नहीं रहता है। तो आप कहते हैं ना कि वो वाले पंडित जी बहुत अच्छा लगन निकाल के देते हैं या मुहूर्त निकाल के देते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि तारा शुद्धि और लग्न शुद्धि किसमें अच्छा हो रहा है। ठीक है? बहुत सारे पंडित जी ने देखा कि 22 तारीख को जरा भीड़ ज्यादा है, इसका मतलब जरूर अच्छा लगन होगा, वो भी 22 तारीख का लगन दे रहा है। लेकिन ये गलत हो जाता है। मैंने इसको अपने जीवन में बहुत करीब से देखा है कि शादी का दिन तो 22 तारीख, शादी का दिन तो अब 26 होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो वो क्यों, बहुत बहुत बड़ा लगन था, बहुत अच्छा लगन था। ये जो कहते हैं, कुछ लग्नों की बात, कुछ तिथियों की बात कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी में क्या है कि सामान्य लोगों को भी वही लगन दे दिया जाता है जो लोग जानते हैं लग्नों के विषय में, और जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं ये वाला लगन दे देंगे तो क्रॉस क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। लग्न देने के समय, विवाह लग्न की बात थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं। तो लड़के की राशि और लड़की की राशि को जमा करके, मतलब वो देखते हुए, लग्न स्पष्ट पंचांग में दिया हुआ है, आप वो दे सकते हैं। लड़के का मीन राशि है, लड़की का जो है सो कन्या राशि है। तो मीन राशि में अक्टूबर में कौन कौन सा डेट है, और कन्या राशि में क्या अक्टूबर में वो डेट दोनों मिलता है तो वो ठीक है, नहीं नहीं मिलता है तो वो ठीक नहीं है, वो डेट दोनों में होना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। ठीक है? राशि तक ही मिलाता है, नक्षत्र वगैरह नहीं मिलाता। तो राशि मैत्री तक लेकर के जाता है। तो आपको आगे अब दो चीज करना है, लग्न शुद्धि और तारा शुद्धि। अब ये दो जिस तारीख को कर देते हैं उस तारीख के लिए अच्छा हो जाता है। पहला है कि कार्य के अनुसार लग्न की स्थिति को बनाना है, विवाह जैसे कार्य के लिए स्थिर लग्न हो जाए तो अच्छा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जन्म लग्न से 8वां और जन्म राशि से 8वीं राशि नहीं होना चाहिए। किसकी? मुहूर्त की, लग्न की राशि।
हमारा चंद्रमा हमारे जन्म के चंद्रमा से भी 8वें नहीं होना चाहिए, 12वें नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी चंद्रमा के लिए तारा शुद्धि 3, 5, 7 बस पहले ही सीरीज में है। ये नहीं कि दूसरे सीरीज में, तीसरे सीरीज में भी हम जन्म संपद विपद कर रहे हैं, ये नहीं करना है। पहले जन्म संपद विपद कर लीजिए, आगे नहीं करना है। 9 ही नक्षत्र तक जाना है, उसके बाद फिर नहीं जाना है। ये एकदम से मान लीजिए इसी को, क्योंकि कई जगह बोला गया है कि दूसरे चरण में जाते हैं तो उसका आधा प्रभाव रहता है, तीसरे चरण में जाते हैं तो पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। यह आधा और पूरा को पूरा खत्म कर लीजिए पहले ही चरण में। 3, 5, 7 तारा जो है उसको वर्जित कीजिए और इसके अलावा आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने कर्ण वेद संस्कार पढ़ा था। नहीं गुरुजी। कर्ण वेद नहीं पढ़ा था। अन्नप्राशन हो गया था, ठीक है ना। जी गुरुजी। कहते हैं शंखो परीच कर्णांते त्यक्त्वा यत्नेन सेविनीम व्यत्या साध्वा शिराम विंदेत अंतर्वृद्धि निवृत्ति। आजकल फैशन आ गया, लोग एक कान में छेद करवा लेते हैं, किसी भी उम्र के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले ये नहीं था। पहले दोनों कान में छेद करवाना था, दोनों कान में लोगों को कुंडल पहनना था। महिलाओं के लिए बाद में जरूरी था, लेकिन मेल चाइल्ड के लिए ये पहले जरूरी था। लोग, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों को ये बताते रहते हैं कि हमारा जो सृष्टि है ये पुरुष प्रधान है, इसीलिए जो कुछ भी नियम ना पुरुषों के लिए, मेल के लिए ज्यादा होता है। हम लोगों ने तो अपने घर में यहाँ तक देखा है, गांव में जब गरीब थे, हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 3 बेटी 2 बेटा है, या 4 बेटी 1 ही बेटा है। उसमें बेटी जो है वो मकई का रोटी खाती थी। अब तो मकई का रोटी मिलना असंभव है, बहुत आप मुश्किल से लाते हैं और बहुत शौक से बनाते हैं, घी लगाते हैं और सरसों के साग के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन उस समय उपजता जो था वही खाना होता था, अब वो बात नहीं है। अब जो उपजता है, जब पहले हम लोग गांव में थे तो जो खेत में होता था वही खाना है। खरीद के कुछ आता था, जैसे हमारा घर दियाराम में पड़ता था तो वहां धान नहीं होता था, मतलब चावल की खेती नहीं होती, तो गन्ना होता था। तो गन्ना से जो गुड़ होता था वो जब बिकता था ना बाजार में, तो उस समय चावल खरीद के आ जाता था 1 साल का। जेब से पैसा नहीं लगाना था, वो गन्ना बिकना था, उससे चावल आना था। या फिर टमाटर की खेती होती थी, टमाटर बिकता था तो उससे चावल आता था। तो आपको, अब बाकी मकई है, गेहूं है, अरहर है, तो हमारे यहाँ अरहर और उड़द होता था। तो अरहर और उड़द की ही दाल सालों भर खाया जाता था, चने का दाल नहीं बनता था क्योंकि होता नहीं था। बाजार में सस्ता होता था, फिर भी क्यों खरीदने जाए जब अरहर और उड़द घर में ही है, ठीक है ना। अब ये नहीं होता है, अब हर गांव में भी देखते हैं कि सब लोग मैगी पास्ता भी खाने लगे, हमारे गांव में भी अब मिलने लगा है, समझ रहे हैं ना। तो पिज्जा भी बना के दे देता है, चाहे जो भी बना रहा हो लेकिन बना रहा है, ठीक है ना। तो अब जब ये सब मिलने लगा तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग जो खेती होता है उस प्रकार का फूड खाना पसंद नहीं करते। पहले मजदूर वर्ग के जितने भी लोग थे हमारे गांव में, मैं अन्य जगहों की बात नहीं करता, आप लोग अपने जगहों की बात कीजिएगा, वो दोपहर के खाना में सत्तू ही खाते थे। लेकिन अब सत्तू नसीब नहीं है, क्यों? क्योंकि अब दलहन महंगा हो गया,
वो उड़द की सत्तू खा नहीं सकता, चने की सत्तू बना नहीं सकता, मकई का सत्तू बहुत अच्छा लगता नहीं है, थोड़ा सा उसमें जौ चाहिए, थोड़ा सा गेहूं चाहिए, थोड़ा सा चना चाहिए, थोड़ा उड़द चाहिए, सब मिला करके जब सत्तू बनता था तो वो बड़ा टेस्टी होता था, वो खाता था लोग। अब इतना प्रकार का अन्न घर में नहीं है तो कहाँ से खाएंगे, ठीक है ना। अब वो भी चावल दाल खाता है, हम लोगों की तरह चावल दाल खाता है, वो भी शरीर से बलवान सिर्फ इसलिए है कि वो आज भी काम करता है, खेतों में काम करता है, इसीलिए बलवान, ठीक है ना। तो संस्कार जो है हम लोगों को, पहले हमने कहा मेल के लिए डोमिनेटिंग होता था, तो मेल का कान का छेद का संस्कार होता था। लड़कियों का कान कभी भी सुनार के पास ले जाओ और उसके कान में छेद करवा दो, यही प्रक्रिया चलता था। अब अगर अलग हो गया हो तो अलग है, लेकिन हम लोगों को लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए और कर्णवेद संस्कार कराना चाहिए। तो ये जो हमारा मुहूर्त चिंतामणि लिखता है कर्णवेद का मुहूर्त, कि चैत्र और पौष मास तिथि 6 हरिशयन, आषाढ़ आषाढ़ से शुरू होता है और जहां तक जाता है, जब भगवान सोते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को उठते हैं, इतना समय हरिशयन कहलाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी में भगवान सो जाते हैं, अभी भगवान सोए हुए हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में दीपावली के बाद जो एकादशी आता है उसमें उठते हैं। जन्म मास अब जनवरी फरवरी नहीं लेंगे, हिंदी के अनुसार लेंगे। रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि आप लोग जानते ही हैं, सम वर्ष अर्थात 2 4 6 सम वर्ष नहीं लेना है। जन्म तारा, जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है उस तारा को भी नहीं लेना है। सबको छोड़कर 7वें 6ठे 7वें 8वें महीने में जन्म दिन से 12-16वें दिन में, 12वें या 16वें दिन में जो भी तिथि पड़ता है, अब 6ठे 7वें 8वें महीने की बात हो रही है, उसमें जो जन्म की तिथि थी उससे 12वें 16वें तिथि में जाएंगे। बुध शुक्र सोमवार में विषम वर्ष में, अर्थात 1 3 5 7 ऐसे वर्षों में श्रवण धनिष्ठा पुनर्वसु तथा मृत्यु संज्ञक और लघु संज्ञक नक्षत्र में कर्णवेद शुभ है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे कहा जाता है कि कर्णवेद के लिए शुभ लग्न, तो लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, ठीक है, उसको शुद्धि कर लेते हैं। वो जो आपको लग्न से अष्टम स्थान का लग्न ना हो, जन्म राशि से अष्टम स्थान की राशि ना हो लग्न में, तो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण के साथ साथ तीसरे और 11वें में भी शुभ ग्रह हो, ऐसा लिखा गया है। क्यों? क्योंकि तीसरे से दाहिना कान और 11वें से बाएं कान की बात होती है,
तो अगर तीसरे और 11वें में भी यदि अशुभ ग्रह हो जाएगा तो हमारा कान पक जाएगा, कान में घाव हो जाएगा, ये कुछ परेशानी हो सकती है। इसीलिए कहा गया है केंद्र त्रिकोण के साथ साथ तीसरा और 11वें स्थान भी पाप ग्रहों से रिक्त हो, लग्न में गुरु शुक्र की राशि हो, फिर आगे जाकर के लिख ही देता है त्रिदश पाप खैर सहज जाय गेह संशय। फिर कहता है कि तीसरे, छठे और 11वें में पाप ग्रह हो तो हम लोग छठे और 11वें को वर्जित कर देंगे, तीसरे और 11वें को वर्जित कर देंगे, छठे में हो पाप ग्रह। लग्न में गुरु को रखना, और शुक्र, गुरु या शुक्र को आप रख सकते हैं, ये आपके लिए शुभ होगा। गुरु है तो विशेष शुभ है, ठीक है ना। तो ये हो गया लग्न शुद्धि। और तारा शुद्धि में सिर्फ जन्म तारा अर्थात जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था उस नक्षत्र में कर्ण वेद नहीं कराते हैं, बाकी सभी नक्षत्रों में आप करा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो नक्षत्र दिया गया है उस नक्षत्रों में कराना उचित होगा। क्लियर हो गया यहाँ। तो कर्ण वेद के लिए इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। तो अब आपके घर में चाहे यहाँ पे छठे, सातवें, 8वें महीने को ले लिया गया, यहाँ पे ये भी भेद नहीं बताया गया कि लड़कियों के लिए सम महीना और लड़कों के लिए विषम महीना, ऐसा नहीं बताया गया। इसीलिए अच्छा है कि चाहे आपके घर कन्या हो या लड़का हो, जो भी हो, दोनों स्थितियों में आपको एक ही मुहूर्त से काम चल जाएगा, दूसरे मुहूर्त की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और जब बड़े होकर के बच्चे हमारा कान छेदाएंगे ही, ठीक है ना, कान में छेद डलवाएंगे ही, हीरा पहनने के लिए कुछ भी पहन लेते हैं लोग। पहले लोग एक कान छिदाते थे, कोई सा भी दाहिना कान छिदा लिया, अब दोनों कान छिदाने लगे हैं, तो अच्छा है। तो कर्ण वेद संस्कार होता है तो उसके हिसाब से ही कर दिया जाए तो अच्छा है, ठीक है। हम अपने उम्र के लोगों को देखते हैं तो गलती से कोई टकरा जाता है कि जिसका कर्ण वेद संस्कार हुआ हो, और मेरा यदि हुआ भी था तो वो बंद हो गया, ठीक है ना। स्कूल में सब कोई चिढ़ाने लगा, चौथी 5वीं क्लास तक मेरा ये कान में कुंडल था, लेकिन सब चिढ़ाने लगा ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, ठीक है ना। तो उसको खोल करके जो हम घर में आके बोलते थे सब लड़की बोलता है, फालतू कान में जो है सो पहना के रख, तो माँ एक दिन उसको निकाल करके रख दी और उसके बाद फिर कान की चिंता नहीं की, तो कान अपने आप वो छेद बंद हो गया, लेकिन निशान अभी भी है। हल्का सा भी सुई डलेगा तो वो छेद हो जाएगा। तो बेटी कभी कभी बोलती है कि पापा आप करवा लीजिए ना, अब तो कुंडल लोग पहन सकते हैं, अब कोई लड़की नहीं बोलेगा, जमाना बदल गया। हम अब रहने दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब वर्तमान समय में जब प्रचलन में है तो हम लोग सजेशन दे सकते हैं घर परिवार में कि कर्णवेद संस्कार करा लीजिए। एक कई जगहों पर कहावत होता है कि यदि बच्चे को ना ज्यादा चोट चपेट लगने लगता है, इसका कान छेद करा दो, ठीक है ना, ताकि वो एक विधि हो जाए जिससे कि चोट चपेट से मुक्ति हो जाए। और जबरदस्ती 2 छेद मार दिया कानों में, ठीक है ना, दोनों कानों में, तो हमने तो अस्त्र का प्रयोग कर ही दिया, तो अब उसको अस्त्र शस्त्र का भय नहीं रहेगा, ये मान्यता है। तो कई जगहों पर मैंने ये देखा हुआ है कि बच्चों को चोट चपेट लगना शुरू हो जाता है या और कुछ हो जाता है तो उसका कर्णवेद करा देते हैं, कान में छेद करा दो, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है थोड़ा अंग भंग कर दो ताकि ये सामान्य से अलग हो जाए, तो इसलिए भी कर्ण छेद संस्कार कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है
चूड़ाकरण संस्कार। अब चूड़ाकरण तो आप लोग जानते ही हैं, उसको मुंडन संस्कार से भी हम लोग जानते हैं। और मुंडन संस्कार परंपराओं के अनुसार चलने वाला संस्कार है और वर्तमान समय में सबसे प्रचलित संस्कार है, जो माता पिता कराते ही कराते हैं। आप लोग बातों को समझिएगा, वो क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, ये पता नहीं है। जैसे हमारे बहन के घर में नियम है कि यदि कोई बच्चा जन्म लेगा तो छठ जो किया जाता है तो घाट पे उसका मुंडन होगा ही होगा। उसके लिए कोई तिथि मुहूर्त नहीं है, छठ के दूसरे अर्घ वाले दिन घाट पे मुंडन हो जाए। ठीक है। कई जगहों पर गंगा नदी में जाकर के मुंडन करने का रिवाज है कि हम गंगा नदी के किनारे जाएंगे, वहां मुंडन करेंगे। अलग अलग लोकल तीर्थ में, जैसे हमारे एरिया में बटेश्वर स्थान है, तो कई लोग वहां जाते हैं और मुंडन कराते हैं, क्योंकि बाबा से ही गच्छे हुए रहते हैं। कई लोग अपने कुल देवी कुल देवता के समक्ष मुंडन कराते हैं। और अगर कोई ऐसा पुत्र या पुत्री हो जो भगवान से मांग करके प्राप्त किया गया हो, तो जहां भी बम मांगे वहां मुंडन करा रहे हैं। ठीक है ना। तो कई लोगों को आप देख रहे होंगे कि एक जगह नहीं, कई एक जगह मुंडन कराते हैं। तो जब कई एक जगह मुंडन कराते हैं तो वो जो परंपराओं से मुंडन है उसका विधि अलग है, और जो शास्त्रोक्त मुंडन है उसका विधि अलग। ठीक है। तो जो शास्त्रोक्त मुंडन है हम लोग उसकी ही बात करेंगे। परंपराओं से जो मुंडन होता है उसका तिथि, वो संस्कार कैसे होगा, कब होगा, वो उसकी माता जी, उसकी बुआ जी, उसकी मौसी जी, उसकी मामी जी, जो भी जानकार हैं घर में, उनके कहे अनुसार हो जाता है। ठीक है ना। बाकी जो हमारे कहे अनुसार होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। कहता है कि जन्म समय या गर्भाधान समय से, दोनों से जोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरे वर्ष से लेकर 20वें वर्ष में, अब तीसरे में करा लीजिए। अब क्या हो जाएगा, अगर गर्भाधान का वर्ष बदल गया, और आप लोग क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, घर में जो लोग जोड़ते हैं, अच्छा 2011, 2012, 2013 ये जोड़ लेते हैं। समझ गए ना। आपको तीसरा वर्ष जोड़ने के लिए कई लोग जोड़ेंगे तो 2023, 24, 25 में करा लो। ये नहीं है। आपको जो ये विषम वर्ष बोला जा रहा है वो संवत्सर बोला जाता है, और संवत्सर है 2081 चल रहा है, तो 2081 ही मान्य है। ठीक है। तो 2081 में जन्म हुआ तो 2082, 2083 में जाकर के वो विषम वर्ष हुआ। 2084 फिर नहीं होगा, फिर 2085 में विषम वर्ष हुआ, 2086 नहीं होगा, 2087 में विषम वर्ष हुआ। तो चूंकि आप इसको नहीं काउंट कर पाते हो, इसीलिए आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, और पंडित जी क्या करते हैं, आपका वो अंग्रेजी का साल गिन लिया और पंचांग निकाला, उसमें मुंडन का मुहूर्त लिखा होता है।
मैं ये राजधानी पंचांग है, आप लोगों को धीरे धीरे अब कुछ चीजें बताने का जरूरत है। इसमें चूड़ाकरण, मुंडन, मुहूर्त, पेज संख्या वो आप लोगों के इधर होगा नहीं, जिसके भी हो। तो इस तरह से चूड़ाकरण मुहूर्त गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो चूड़ाकरण मुहूर्त के नीचे तिथि डला हुआ है, मैं बता देता हूँ। 7 जुलाई रविवार, पुष्य नक्षत्र, अमृत श्रीवत्स योग। 13 नवंबर बुधवार, रेवती मध्याह्न, लग्न श्रेष्ठ। 18 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 6 दिसंबर, 11 दिसंबर, ये सब तिथि लिखा हुआ है। आप कोई सा भी तिथि उठा करके दे दीजिए, वो आपका मुहूर्त हो गया कि यही हमने तिथि दे दिया, चूड़ाकरण का मुहूर्त आप निकाल लीजिए। ये तिथि शुद्ध किया हुआ है, लेकिन इसमें वही लग्न और तारा का विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं जुलाई के बाद सीधा नवंबर क्यों आया भाई? कोई जवाब दे सकते हैं कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कोई महीना नहीं, सीधा नवंबर क्यों आया? देवता सोए रहते हैं। प्रबोधनी एकादशी की वजह से तो नहीं? जी हाँ, क्योंकि देवता सोए रहते हैं और वैसे वैसे समय में हम अपने बालक का संस्कार नहीं करते। लेकिन जिसको घाट बाट पे करना है, किसी तीर्थ स्थल पे करना है, वो देवता सोए हैं या जगे हैं, इससे उसको लेना देना नहीं, ठीक है ना। वो जब वहां पहुंचेंगे तभी उनका मुंडन हो जाएगा। जैसे कि साउथ में कोई मंदिर है ना जहाँ मुंडन होता है, महिलाएं भी मुंडन कराती हैं। तिरुपति बालाजी बालाजी, बालाजी, तिरुपति बालाजी, ये विद्या को पता है। तो वहां मुंडन कराते हैं सब लोग, तो वहां तिथि नहीं देखते। वाराणसी में जब महामृत्युंजय का जप होता है तो वहां तिथि नहीं विचार किया जाता। लेकिन अब इसके चक्कर में क्या हो गया है कि पंडित लोग पागल हो गए हैं कि वो कहेंगे कि मंदिर में यदि महामृत्युंजय का जप होगा तो तिथि विचारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उज्जैन महाकाल मंदिर में भी यदि महामृत्युंजय का जप है तो आपको तिथि विचार करने की जरूरत है। 12 में से एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां तिथि की जरूरत नहीं है, वो है वाराणसी। बाकी अन्य 11 के 11 ज्योतिर्लिंगों में तथा अन्य महादेव के मंदिरों में अगर आप महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो तिथि मुहूर्त देखने की जरूरत है। ये हमारे विद्यार्थी इसको याद रखें। क्योंकि वाराणसी में क्यों नहीं है? क्योंकि वाराणसी को पृथ्वी पर माना ही नहीं गया है, उसको त्रिकंटक पे माना गया है, शिव जी के त्रिशूल पे माना गया है, इसीलिए वहां तिथि की जरूरत नहीं है। बाकी सारे त्रिकंटक पे थोड़ी हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जाते हैं, पंडित को पैसा मिलता है वो कर देता है कि कोई भी मंदिर में जाइए, महामृत्युंजय के तिथि है, जब का तिथि का जरूरत नहीं। गलत है, समझ गए। ये छोटी छोटी बातें जानकारी में होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि उज्जैन गए थे, वहीं 2 दिन रुके, मस्त जप कराया, 21 पंडित बैठते थे। अब तुम 21 बैठाओ, 121 बैठाओ भाई, तिथि लिया नहीं, गलत जप करा लिया, कोई फायदा नहीं। और उसके कभी कभी अनिष्ट फल भी भोगने पड़ते हैं। तो आजकल तो लोग अनिष्ट सोचते हैं तो सोचते हैं कि चलो कलयुग है, इसमें अनिष्ट होता रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चूड़ाकरण संस्कार को 2 भागों में बांट चुके हैं। एक भाग वो है जो हमारे परंपरा से हमारे घर वाले कराते रहते हैं, और दूसरा है जो हमारा शास्त्र कहता है। तो गर्भाधान
या जन्म के समय से, तो सबसे अच्छा है जन्म का समय। जन्म के समय से तीसरे वर्ष से लेकर, अर्थात जन्म के समय वाले वर्ष में नहीं होगा, उससे तीसरे वर्ष में, पांचवें वर्ष में, सातवें वर्ष में, नौवें वर्ष में आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं। कहा गया है कि विषम वर्ष में द्वादशी और रिक्ता 4, 9, 14, रिक्ता 4, 9, 14, ये याद है। द्वादशी भी नहीं होगा। प्रतिपद, षष्ठी, पर्व तिथियां पीछे आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़कर उत्तरायण सूर्य में, चैत्र मास को छोड़कर, उत्तरायण सूर्य में चैत्र मास को छोड़कर बुध, चंद्र, शुक्र, गुरुवार के दिन, बुध, चंद्र, शुक्र और गुरु, इन्हीं लग्न और नवांश में, इन्हीं के लग्न और नवांश में बालक या जातक लिखिए, जातक के जन्म लग्न या राशि से तथा राशि से 8वें लग्न को छोड़कर ज्येष्ठा, मृत्यु संज्ञक, चर्ग संज्ञक, लघु संज्ञक नक्षत्रों में पाप ग्रह 11, 3 और 6 स्थान में हो तो बालक का प्रथम बार मुंडन होना चाहिए। ठीक है। यदि क्षीण चंद्रमा केंद्र में हो तो मुंडन कराने से मृत्यु भय होता है। मंगल हो, केंद्र की बात कर रहे हैं, क्षीण चंद्रमा केंद्र में हो तो मुंडन कराने से मृत्यु तक हो सकती है। मंगल हो तो शस्त्र से मृत्यु, शनि हो तो पंगुता अर्थात अपंगता, रवि केंद्र में हो तो ज्वर, बुखार हो जाता है, बुध, गुरु, शुक्र में हो और शुभ तारा हो तो मुंडन शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपको मुंडन के समय क्षीण चंद्रमा, मंगल और शनि, इससे आपको, रवि भी ले सकते हैं, वो ज्वर पीड़ा दे रहा है, इससे आपको परहेज कर लेना है। ये आपके केंद्र में ना आए जिस समय आप मुंडन करवा रहे हैं। अब बताइए, शनि केंद्र में आया, मुंडन करा रहे थे हम, और उसके कारण से जीवन में पंगुता आ गई। पंगुता का मतलब होता है लंगड़ापन आ जाना, ठीक है ना, अपंग हो जाना। और हम अब पत्रिका देख करके ढूंढ रहे हैं, उसको तो गलत मुहूर्त के चयन से ये प्रभाव आया ना, लेकिन हम पत्रिका में ढूंढ रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि 30% बातें जो है, कभी कभी 40% बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप पूछने नहीं जाएंगे कि मुंडन कब किए थे, अन्नप्राशन कब किए थे, ठीक है ना, उपनयन कब किए थे, शादी कौन सी तिथि में किए थे। मैं तो कई लोगों का, डिवोर्स वाला का शादी का डेट पूछ लेता हूँ, शादी के डेट से पता चल जाता है कि डिवोर्स तो होना ही है, ठीक है ना। तो मैं डिवोर्स के लिए पूछता हूँ शादी का डेट, कभी आगे आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। लेकिन और किसी चीज के लिए नहीं पूछता हूं, क्योंकि अब उतना जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि तिथि तो मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि मुंडन कराए बच्चा मर गया, चंद्रमा क्षीण चंद्रमा केंद्र में था, पंडित ने को क्या मतलब है, वो तो पतरा निकाला, वो तिथि दे दिया, पकड़ा दिया, आप गए बटेश्वर, वाराणसी या जहां भी गए, मुंडन कराया बच्चे का, छुट्टी किया।
ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं कराना चाहिए, कम से कम तिथि मुहूर्त को समझ करके ही कराना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आजकल देखते होंगे कि मुंडन कराने जो भी जाते हैं, अगर अच्छे फैमिली से होते हैं और उनको यदि ज्ञान होता है तो वो उस्तूरा खरीद के ब्लेड वाला ले जाते हैं और नाई को बोलते हैं कि मेरे पानी से इसका बाल गीला करो और हमारे अस्तूरा से इसका मुंडन करो, ठीक है ना, ताकि उसके किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का डर ना हो। ठीक है, तो अच्छा है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो फिर अस्तूरा छोड़ देते हैं उसी नाई के पास, वो भी खुश हो जाता है, अच्छा हुआ कुछ तो मिल गया। बाकी दान दक्षिणा तो मिलता ही मिलता है, आजकल तो पहले की अपेक्षा ज्यादा मिलने लगा। फिर भी लोग यजमानी करके खुश नहीं है, पता नहीं। हमारा एक चचेरा भाई है, वो बोलता है भैया आ जाइए ना गाँव में, 1-8 लाख रुपया तो यहाँ भी डंगा लेंगे। डंगा लेंगे मतलब कमा लेंगे, समझ गए ना। तो हम कहे अच्छा ठीक है, जब देखेंगे समय आ जाएगा तो आ जाएंगे। तो देखिए ना, मोटे जजमान पकड़ने में रह जाते हैं, छुटका सब तो भागिए जाता है, करा ही नहीं सकते हैं। और उसको कोई भी चला जाता है, किसी से करा लेता है, बाद में शिकायत कराता है कि पंडित जी अच्छा पूजा नहीं हुआ, गुरु जी आप तो सॉरी, समय नहीं देते हैं। गुरु जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा था, मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी थोड़ी देर आज की। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक आप यू, वीडियो से जानकारी ले लीजिएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पहले के अपेक्षा दान दक्षिणा ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। फिर भी लोग गलती करते हैं तो अब उनकी बात है। तो इससे ज्यादा चूड़ाकरण संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार में अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं। मिली इसमें क्या समझ पाई और दोनों में क्या अंतर निकाल पाओगी? जो परंपराओं से किसी के कुल में चलता है और जो शास्त्रों से चलता है। सर जैसे आपने बताया कि लोग जैसे कहते हैं ना कि तीसरे पांचवें साल में विषम वर्ष में करने के लिए, तो जैसे आपने बताया कि विक्रम संवत जो साल चल रहा है उस हिसाब से देखकर बताना होगा, उस तरह से कैलकुलेट करके जो है साल बताना पड़ेगा, वो अलग है थोड़ा सा। और बाकी तो सर शास्त्र में जो जो भी अभी आपने बताया है कि लग्न वगैरह की शुद्धि वो सब जरूरी है, तिथि वगैरह सब ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे घर में किस तरह से मुंडन होता है बताओ? सर हमारे घर में तो वही थर्ड ईयर या तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा, पहले साल हो गया, या तो तीसरे साल या तो पांचवें साल। अगर तीसरे में नहीं कराए तो पांचवें साल होता है। और ऐसा होता है कि जो पहला बच्चा होता है उसके साथ दूसरे का भी दूसरे अगर कोई दूसरा बच्चा हुआ है तो उसका भी उसी के साथ हो जाता है। तो वैसे हम लोग के यहाँ चलता है, कजन्स वगैरह का भी एक साथ हो जाता है। जो घर में बड़ा होता है उसके साथ कजन्स का हो जाता है, और कभी कभी साथ में कंछेदन भी हो जाता है, मतलब मुंडन के साथ कंछेदन हो जाता है। और जैसे हमारे यहाँ हुआ था, हमारी मतलब हमारे यहाँ जैसे हम लोग का हुआ था, हम लोग जब 9th में पढ़ते थे तब हम लोग का कंछेदन हुआ था, मतलब बहुत धूमधाम से हुआ था। तो जैसे मैं और मेरे भाई लोग के साथ में हुआ था। चलो बढ़िया है। तो जी हिमाक्षी जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था गुरुजी कि अगर मान लो कर्ण छेदन पहले हुआ हुआ है बच्चे का, जन्म से टाइम में, और उसके कान मतलब अब खाली है, तो अब वापस उसको 20s में या फिर 18 साल में वापस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से बोलिए। मतलब कई बार बच्चे बचपन में उतार देते हैं ना, कान से पहने हुए वो उतार देते हैं, तो फिर उसको वापस हम्म। करना पड़ेगा? उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, वापस उसको छेद करवा दीजिए, कोई मुहूर्त की जरूरत
पहले बार जब ठीक होता है है तो गुरुजी, उसी बार बस मुहूर्त यही। की आवश्यकता है, उसके बाद कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। ठीक ठीक है है। गुरुजी, धन्यवाद। और मुंडन में धन्यवाद। हमने जो इतना बता दिया हम्म। उसका ही ध्यान रखना है। आगे कहा गया है माता के गर्भवती होने पर मुंडन का निर्णय। तो यदि बच्चे की माता किसी अपने बच्चे का बालक का मुंडन करा रहे हैं और उसकी माता 5 महीने का गर्भ है उसका, तो फिर वो मुंडन नहीं करा सकती है, मुंडन शुभ नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो तीसरे साल नहीं होगा। अगर बालक 5 वर्ष से अधिक का हो गया हो और माता गर्भवती है 5 महीने का, तो भी मुंडन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ आप ठीक है, लोगों को? धन्यवाद। इसको ठीक समझिएगा है, सिर्फ। धन्यवाद गुरुजी। मुंडन में दुष्ट तारा कहा गया है, यदि तारा दुष्ट भी हो परंतु चंद्रमा अपने उच्च या त्रिकोण का हो अथवा शुभप्रद और मित्र के षड्वर्ग में हो तो मुंडन शुभ होता है। तो अब षड्वर्ग वगैरह नहीं देख पाइएगा, त्रिकोण में देख लीजिएगा और उच्च का देख लीजिएगा। क्षीण होकर के केंद्र में ना हो, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। तो फिर आपको दुष्ट तारा अर्थात वो जो 3, 5, 7 तारा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है उसकी बात बता रहे हैं। अब ये बात जो है, आप सोचिएगा कि क्या हम जन्म के लग्न से लेंगे, चंद्रमा से लेंगे, ये जो तारा लेंगे कहाँ से लेंगे? तो आपको हर समय जन्म लग्न से ही लेना है। ठीक है? चंद्रमा से नहीं लेना है, क्योंकि ये जितने भी कार्य हैं वो सारे भौतिक कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ सिर का बाल मुड़ा जाएगा, कान छेदा जाएगा, तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र चल रहा है। इसीलिए लग्न से ही केंद्र में शनि, मंगल, क्षीण चंद्रमा ये ना हो। सूर्य है तो ज्वर आएगा, कोई बुखार आएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सूर्य भी ना हो तो अच्छा है। ठीक है? तो ये तो मान करके ही चलना है। और यदि चंद्रमा उच्च का हो गया, यदि त्रिकोण 5वें 9वें में बैठा है, तो ऐसे स्थिति में तारा शुद्धि की जरूरत नहीं है, सिर्फ लग्न शुद्धि करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा गया है कि बालक की माता ऋतुमती हो अर्थात पीरियड्स में हो, प्रसूता हो, तो मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। और ज्येष्ठ संतान का ज्येष्ठ महीने में भी मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। अन्य आचार्य अगहन में भी ज्येष्ठ संतान का मुंडन संस्कार न करें ऐसा कहते हैं। मार्गशीर्ष को अगहन बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ज्येष्ठ संतान हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो और ज्येष्ठ महीना हो, तब वर्जित किया गया है। बड़े बड़े विद्वान जो है 3 ज्येष्ठ आने पर वर्जित करते हैं किसी भी कार्य के लिए। शादी भी, ये ज्येष्ठ लड़के का, आपका बड़ा लड़का है, एक ही लड़का है तो ज्येष्ठ ही हुआ। बात समझ रहे हैं ना? उसी को ज्येष्ठ और कनिष्ठ जो बोलना है बोलिए। तो लड़का हो या लड़की हो, मेरे तरफ से लड़की भी हो तो आप लोग मानिएगा, यहाँ हर समय लड़के की बात हो। तो 3 ज्येष्ठ नहीं आना चाहिए। जैसे ज्येष्ठ लड़का है, ज्येष्ठ लड़की है और ज्येष्ठ महीना है,
तो शादी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ लड़का है, ज्येष्ठ लड़की है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, उस दिन शादी नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? तो हम लोगों को 3 ज्येष्ठ से परहेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मुंडन के लिए 2 ज्येष्ठ को भी परहेज किया गया है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं कि ज्येष्ठ और अगहन का महीना मुंडन के लिए उचित नहीं है। तो और उसमें भी आप लोग 4 महीना, हमने पूछा था, आप लोगों ने बताया था कि 4 महीना इसीलिए कि गुरुदेव गुरु श्री विष्णु सोए होते हैं। लेकिन यहाँ तो उसको अलग ही कर दिया कि जो मुंडन कार्य है ना, वो सूर्य के उत्तरायण होने पे करना आया था, 6 ही महीना करना है, 6 महीना खत्म हो गया। ठीक है। तो कर्क राशि से लेकर के फिर जनवरी में 14 जनवरी तक मकर राशि में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक मुंडन का कार्य होगा ही नहीं। और कर्क राशि में इसी जुलाई में प्रवेश कर लेता है सूर्य लगभग। ठीक है ना? तो इसीलिए जुलाई के बाद तिथि नहीं होता और फिर जनवरी से तिथि होता है। तो इसमें दोनों चीज हो गया, सूर्य उत्तरायण भी हो गया और हरि शयन भी हो गया। ठीक है। तो ये माना जाता है। ठीक है ना? तो हरि शयन के को विशेष रूप से माना जाता है और उत्तरायण को मान लिए तब तो आपको हरि शयन मानने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब कहा जाता है कि छौर के लिए विशेष समय, जनरल छौर, हमको कब कब अपना बाल बनवा लेना चाहिए। तो आप लोग हमको देखते हैं कि साल में 2 बार 3 बार बाल बनवा लेते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों के मन में कई लोग जानते हैं तो पूछ लेते हैं, गुरुजी सब समाचार तो ठीक है ना? तो बोलते हैं हाँ ठीक है। हमारे यहाँ कोई मर जाए अपने गोतिया में मतलब जो अपने दादा और परदादा के फैमिली के हैं, तो सब बाल मुड़ा, सब पूरा आधा गांव जो है सो हो गया। हम लोगों का इतना बड़ा टोला बसा हुआ है, तो पूरा टोला जो है सो गंजा हो गया। समझ गए ना? वो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये इसी के रिलेटिव है, ये सब एक ही है। ठीक है ना? एक तो उस समय होता है, उसके वार्षिक में भी हो जाता है। 1 साल के बाद उसका वार्षिक होगा, उसमें भी बनाइए। और हम जो अभी विशेष बनाते हैं वो बनाते हैं जो पितृ तर्पण करते हैं ना आश्विन महीना में, तो तर्पण में हम बाल बनाते हैं। जिस दिन आखिरी तर्पण होता है चतुर्थी तिथि को हमारा, उस दिन बाल वाल बनवा करके आते हैं, फिर तर्पण करते हैं, फिर अपना शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? उपनयन वगैरह बदल लेते हैं। तो हम 4 दिन का ही तर्पण करते हैं क्योंकि हमारे पिताजी चतुर्थी तिथि को समाप्त हुए। लेकिन कई अ, कारणों से बाल बनाने के लिए, क्षौर कर्म करने के लिए तिथि भी बताया गया है, उसको भी याद रख लीजिए। यज्ञ से पूर्व आपका बाल बनवा दिया जाता है। कई लोगों को देखेंगे यज्ञ में अगर जा रहे हैं तो बाल बनवा दिया जाएगा। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, या ये काम हुआ था या नहीं हुआ था मुझे पता नहीं है, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे, इनका बाल नहीं बनवाया गया था। लेकिन जो यजमान बने थे शायद उनका बाल बनवाया गया था। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य यजमान बने थे उनका बाल बनवाया गया था। तो यज्ञ से पूर्व, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व, विवाह से पूर्व भी बाल बनाने की प्रथा है। गुरुजनों के मरने पर, जेल से आने पर, ब्राह्मण और राजा की आज्ञा से निंद समय में भी बाल बनवाना चाहिए। जिसकी स्त्री गर्भवती हो तो उसको मुर्दा लेकर शमशान जाना पड़े तो वहां से आकर के बाल बनवाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करना है तो बाल बनवाना चाहिए। समुद्र स्नान करना है तो बाल बनवाना छोड़ देना चाहिए। जब समुद्र में स्नान करने के लिए जाइएगा तो स्नान करने के बाद बाल बनवा लीजिए। ठीक है ना?
तो अब तो ये सब होता नहीं, अब तो जेल में भी नाई है, वहां भी आपका पूरा चल जाता है। पहले जेल से लोग आता था तो वो नियम था, बाल बड़ा हुआ है, दाढ़ी बड़ा हुआ है, पिक्चर में जो दिखाता था, है ना, तो आप वहां जाकर के बाल बनवाते थे। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो जेल से निकलता है तो क्लीन शेव के साथ निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में हर सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जेल जाने लगे ना, नेता वेता लोग जेल जाने लगे, तो अब सुविधा बढ़ गया है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं है। गुरुजी आपका बाल बहुत बढ़िया है। बाल बहुत बाल बहुत अच्छा है गुरुजी आप। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कुछ तो अच्छा बताया आपने। तो जी आसिम सेन जी, प्रश्न पूछ लीजिए तो आगे देखेंगे। हाँ, मैं पूछना था वो जो कॉर्नोवेट बताया था, कॉर्नोवेट का जेंट्स एंड लेडीज का दोनों का करा के शुभ होता है ना? अभी तक तो जेंट्स करता नहीं है, आप लोग को मुफ्त में इसे बताया जाता है कि जेंट्स भी करने से अच्छा होगा? दोनों का कराइए, जेंट्स का भी और लेडीज का भी, अच्छा, एक ही मुहूर्त में। तो वो जन्म नक्षत्र में वो अवॉइड करना चाहिए, जन्म जन्म नक्षत्र से नक्षत्र में उसके नहीं 20 कराना चाहिए, जन्म नक्षत्र से परहेज करना चाहिए, हाँ, बाकी उनके तारा शुद्धि की और जरूरत नहीं है। नहीं है। तीसरे पांचवें सातवें में ठीक करा है, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जिग्नेश जीवेश जोशी। गुरुजी आपने जो महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए बताया था, तो उसमें क्या मुहूर्त, क्या तिथि होना चाहिए स्पेशल? अनुष्ठान का मुहूर्त भी पढ़ाना पड़ेगा तुमको? नहीं, इतना अभी मुहूर्त का जानकारी आपसे जो मिला वही है गुरुजी। गुरुजी मेरा अच्छा, भी प्रश्न यही था। तो मैं भाई अनुष्ठान का मुहूर्त बता दूंगा, ठीक है। जी गुरुजी। और जैसे इसमें महामृत्युंजय में कभी कोई अर्जेंट वाला आता है, हॉस्पिटल में है, तो उस समय ये देखने की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल देखना है, बिना देखे शुरू ही नहीं करना। जी जी। अर्जेंट आपके लिए है ना, हमारे लिए अर्जेंट नहीं है, हम गलत कार्य कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। आप देखते होंगे कि जब रोगी कितना भी प्रॉब्लम में हो, डॉक्टर जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक वेट करते रहते हैं, ठीक है ना। जी। आपके लिए अर्जेंसी मतलब, अगर सिंहासन हिल गया है तो चले जाएंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन हम्म। हम गलत समय पर गलत मुहूर्त में कभी भी वाराणसी के अलावा कहीं भी जप ना करें, न करवाएं। जी पैसा गुरुजी। के लालच में जाते हैं, पंडित जी को क्या है, दो संकल्प दो, कल से शुरू, अभी से शुरू हो जाएगा, इमरजेंसी में कुछ नहीं देखा जाता है। नहीं भाई, इमरजेंसी में धर्म कर्म का काम बड़े प्रेम से होता है, इमरजेंसी इसमें आता ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए तो अब अभी हमने बताया कि अगर महिला प्रसूति हो, महिला पीरियड्स में हो, तो उस समय आप मुंडन कराने के लिए चले गए और पता चला कि पत्नी जो है जो पीरियड्स में आ गई, तो प्रोग्राम कैंसिल कीजिए ना, घर में बैठिए। हम एक अपने ही घर की बात बताते हैं, उनके बेटे का माँ मृत्युंजय का संकल्प लेना था, तो उसकी माता जी पीरियड में आ गई, वो माता जी को साथ में जाना था। मैंने कहा आप फिर कभी करा लीजिएगा, छोड़ दीजिए, बंद कीजिए, तो हम नहीं रहेंगे, 4 दिन तक तो आप ऐसे ही रहोगे, 5 दिन का ये स्थिति है, तो कुछ ना कुछ काम कर दोगे, अलग अगल बगल से, हो गया काम खत्म। तो अब जब ठीक होगा फिर तब दूसरा मुहूर्त निकाल करके दिया जाए, ठीक है ना, ताकि सब चीज सही रहे भाई, हम क्यों इसमें ये करें, ठीक है ना। जी अतुल गुरुजी। बिंद्रावन जी। और गुरुजी आपने बताया कि तारा जन्म लगन से देखना है, खाली मुंडन के लिए है कि बाकी संस्कारों के लिए उससे चंद्रमा से देखना है? नहीं, मुंडन के लिए। खाली मुंडन। थैंक जी यू। हाँ। कुमार प्रवीण जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो हाँ जैसे इसी करिए से ना। रिलेटेड है कि अगर मां मृत्युंजय नहीं कराने तो बाकी ग्रहों के अगर जब कराने हो तो उसके लिए भी मुहूर्त देखना पड़ेगा गुरुजी? उसके लिए वार देख लीजिएगा कम से कम। और जैसे अभी किसी ने पीछे
एक महीना पहले महामृत्युंजय कराया है, तो वो तो बिना मुहूर्त करे उनको बता दिया गया तो उन्होंने करा लिया, तो उसका कुछ परिहार है गुरुजी अगर वो सही नहीं हुआ हो? अब परिहार कुछ नहीं होता, जो हो गया सो हो गया। गुरुजी तीर दूसरा क्वेश्चन। कमान से जी और बात जुबान से निकल गई तो हो गया, कहानी जी खत्म। जी ठीक है जी ना। गुरुजी। दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, जैसे वो आपने बताया था कि जन्म राशि से और जन्म लगन से अष्टम की राशि लगन में नहीं होनी चाहिए, तो उसमें उसमें मुहूर्त चिंतामणि में नवांश भी लिखा हुआ था उसमें, तो नवांश को लेना है क्या? नवांश को छोड़ दीजिए, उतना दूर तक नहीं कर पाइएगा। ठीक है। और कई चीजें, मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ, कई चीजें छोड़नी पड़ती है। अगर सब ले लेंगे ना तो कभी मुहूर्त मिलेगा ही नहीं। जी जी ठीक जी है ना। इसीलिए बहुत कुछ उसमें से परिहार करना पड़ता है। जी। अभी जो आपने वो राजधानी वाला वो पंचांग दिखाया था उसमें गुरुजी जमीन परचेज करने का वो लिखा हुआ था ऊपर, जो पेज आपने दिखाया था। हाँ, तो ये जमीन तो, परचेज करने का तो भी इसमें जो मुहूर्त दिवाकर होता पंचांग वगैरह में तो इसमें ये चीज है नहीं शायद, ये उसमें है। भी होती नहीं है? है तो नहीं है, क्या दिक्कत है। तो मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर पंचांग में होगी? कोई सब चीज का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर कोई चीज क्रय विक्रय करनी हो तो उसका मुहूर्त पंचांग में होता है उसका भी मुहूर्त पंचांग में रहता है। ठीक है ना। जी जी कई गुरुजी। पंचांग में रहता है, कई पंचांग में नहीं रहता है। जी तो उसके लिए तो छोटा मोटा योग वगैरह देख करके जैसे काम कर स्वार्थ सिद्धि लेते योग हैं। वगैरह दे दें चल जाएगा हाँ, काम? वो सब स्वार्थ मत बोला कीजिए, सर्वार्थ बोला कीजिए। सर्वार्थ से, सॉरी, सर्वार्थ हाँ। सिद्धि योग वगैरह। हाँ, और ये क्योंकि बड़े इतने बड़े पंडित होंगे और स्वार्थ सिद्धि योग बोल देंगे तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए जी हम लोगों को अपने प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी गुरुजी। और हम्म। अभी जो आपको बता रहे थे, अगर वो छोर क्रम दोबारा से कराना था उसके लिए क्या देखते हैं, वो दिन बताया नहीं गुरुजी, कैसे मतलब रिपीट जो कर रहे थे? नहीं समझा, दोबारा कराना है। प्रश्न समझ लें तो बता दें। जी गुरुजी। जो गुरुजी जैसे अगर किसी का कर्णवेद संस्कार हुआ है लेकिन वो बंद हो गया है, जैसे हिमाक्षी हाँ जी ने तो पूछा तो दोबारा प्रवीण वही कराइए, पूछ जब रहा है। मर्जी कराइए, कोई हाँ, दिक्कत वो नहीं। यही पूछ रहा है प्रवीण। दोबारा कराने का कोई प्रॉब्लम। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। मैं ये पूछ रही थी, आपने जो राजधानी पंचांग लिया है, हमारा यहाँ का जो लोकल होता है वो ले या फिर वो वाला ले? ना, आप लोकल पंचांग लीजिए। कहाँ है आप हिमाक्षी जी? जोधपुर। हाँ तो जोधपुर में पंचांग आता होगा, वहां का लीजिए। हाँ गुरुजी, आता है। हम्म। ठीक है, धन्यवाद। उसमें भी आप लोग विषय सूची पढ़िएगा ना, तो विषय सूची समझते हैं बात को, इंडेक्स जो दिया रहता है उसमें आ जाएगा। वो सब हम्म। हम यहीं से समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना। सब कोई अपना अपना पंचांग जरूर खरीद ठीक है गुरुजी। लीजिएगा। और विक्रम संवत हम्म। 2080 है। और संवत्सर का क्या नाम है? हम्म। जीवेश जोशी। पिंगल। पिंगल। हाँ। पिंगल। पिंगल नाम संमत। पिंगल पिंगल। तो ये काल युक्त क्या है? ये हमारे से पिंगल लिखा हुआ है गुरुजी। पिंगल ही है गुरुजी, आपने काल युक्त का हमें भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मंगल शनि एक संग है इसलिए काल युक्त कह दिया हो तो अलग है बात है। चलो मैं ही फिर से देखूंगा। अब हमको भी इसमें शंका हो रहा था। ठीक है ना। अब देख लूंगा, अब आराम से कल दिन में देख लेंगे। पिंगल नाम गुरुजी संवत्सरे। यहाँ पे ग्रीक पंचांग में दो संवत का बात करता है, शक संवत है क्रोधी, विक्रम संवत है पिंगला, और गुजराती संवत है राक्षस। अब मैं कल उसको चेक करूंगा, अपने आप क्लियर होगा। ठीक है ना। गुरुजी मेरा गुरुजी छोटा मैं सा साधारण छोर का मुहूर्त के बारे में पूछ रहा था, जो साधारण छोर का मुहूर्त बताया था। साधारण छड़ का कोई मुहूर्त नहीं है, संडे को बाल बनवाइए आराम से। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अगर थोड़ा बुखार भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही छुट्टी में रहिएगा। जैसे पहले आपने आशुतोष, चतुर्दशी में मना किया था ना गुरुजी उसमें? चतुर्दशी मना है। ठीक है। आशुतोष प्रधान जी बताइए। गुरुजी मेरा दो तीन सवाल है। वो जो 5 महीने गर्भवती वाला बात हुआ, जो मुंडन में, अगर 2-3 महीने होगा तो चल जाएगा या उसको भी अवॉइड करना है? 2-3 महीने का होगा तो चल जाएगा। अगर तीसरे, और वो भी तीसरे वर्ष में यदि करवा रहे हैं ना तभी बोला गया है। हाँ अच्छा, अगर 5वें 7वें 9वें वर्ष में करवा रहे हैं तो गर्भवती है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है गुरुजी। और ठीक है ना। दूसरा ये गुरुजी क्वेश्चन था
जो विवाह का स्थिर स्थिर लग्न जो है तो वो हो गया 2, 5, 8, 11 आई थिंक, वही लग्न है ना गुरुजी? हाँ, स्थिर लग्न तो उसी को बोलते हैं 2, 5, 8, 11। तो इसमें से गुरुजी शायद आपने बताया था 5 और 11 अच्छा रहता है, तो तो 2, 5 सबसे अच्छा रहता है। 2 और 5 अच्छा रहता है, 8 और 11 इतना हम्म, अच्छा नहीं रहता है गुरुजी। पता नहीं अब किस संदर्भ में बोला है, वो ऐसा नहीं पता 5 और अभी। 11 का बात किए थे इसमें 5, तो। 11 तो अन्य चीजों के लिए अच्छा रहता ही है, लेकिन चूंकि 11 और 8 इसलिए मना किया क्योंकि वो मंगल और शनि शनि और का गुरु। लग्न है ना, तो इसीलिए मना हाँ किया। गुरु। 2, 5 इसलिए लिया कि ये शुक्र और सूर्य का है तो ये चलेगा, ठीक है ना। और तीसरा सवाल ये है गुरुजी कि जो हम लोग जो महामृत्युंजय का जो करेंगे, वो जो जो मुहूर्त निकलेगा वो संकल्प के लिए निकलेगा या वो मतलब मंत्र जाप के संकल्प लिए? के लिए मुहूर्त निकलेगा और अग्निवास देखा जाएगा, तो अब आप लोगों को दोनों मुहूर्त देना पड़ेगा भाई, दोनों मुहूर्त सिखा देंगे, ठीक है ना। ठीक। हाँ। संकल्प के लिए और अग्निवास, अग्निवास दे उसी हिसाब से पंडित जप करे कि उसको जिस दिन अग्निवास हो उस दिन जाकर के हवन हो जाए, ठीक है ना। तो हाँ ये गुरुजी। मिल जाता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। कभी एक दिन पहले मिल गया तो जब संख्या बढ़ा दिया, एक दिन में 6 घंटा बैठते थे तो 8 घंटा बैठ करके पूरा कर लीजिए, 10 घंटा बैठ करके पूरा कर लीजिए, एक दिन पहले हवन करा लीजिए। लेकिन पंडित जी एक दिन लेट वाला ही कराते हैं क्योंकि एक दिन का मजदूरी बढ़ जाता है, तो कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आ, अग्निवास हो उसी दिन हवन कराना चाहिए। और साधारण हवन में इसका निर्णय नहीं कहा गया है, विशेष यज्ञ आदि के लिए हवन में इसका निर्णय लेना चाहिए। आप साधारण हवन आर्य समाजी लोग रोज करते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, रोज करता है। आप घर में सत्यनारायण प्रभु की कथा रखे या पूर्णिमा को रख लिए, एकादशी को रख लिए, अग्निवास नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। हवन करा लिए तो करा लिए। लेकिन यदि आप महामृत्युंजय यज्ञ कराते हो, बंगलामुखी कराते हो या बड़े बड़े यज्ञ कराते हो, तो फिर जो है सो आपको क्या नाम है, अग्निवास। अग्निवास देखना जरूरी है, ठीक है ना। चंडी पाठ के लिए गुरुजी जरूरी होता है एक दिन चंडी का? पाठ के लिए मैं डेट वो अभी भूल गया हूँ, मैं डेट बता दूंगा। हाँ, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे अष्टमी और उसी में चतुर्दशी लिखा पड़ता हुआ है, है। अष्टमी और चतुर्दशी गुरुजी। अष्टोत्तरी सतनाम स्तोत्रम में है या किसी में लिखा हुआ है कि अष्टमी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक या पंचमी से, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, चतुर्दश्याम भूल गया। हमारा यहाँ पे जो जो पंडित लोग बोलते हैं, आदर अष्टमी को करो नहीं तो चतुर्दशी को करो। हाँ वही होता है, ठीक है ना। अ, उसमें अग्निवास नहीं करना है। उसमें फिर अग्निवास देखने का जरूरत, उसमें पाठ होता है, हवन का थैंक यू। कहाँ हवन का कहाँ सवाल होता है। अंत में लेकिन करते हैं हम छोटा सा। अंत में करते हैं तो उसमें कोई जरूरत नहीं है अग्निवास देखने का। जैसे आप नवरात्र में हवन करते हो, अष्टमी को, नवमी को, दशमी को, तीनों दिन हवन होता है। जो जैसे जैसे हम नवमी को हवन करते हैं, जो नवरात्र करता है वो लोग अपने घर में दशमी को हवन रख लेता है। और जो जनरल लोग हैं, जैसे इधर ईस्ट में आ जाए, वेस्ट में आएंगे, तो लोग अष्टमी को ही कर लेते हैं, अष्टमी को ही व्रत समाप्त हो गया, तो नवरात्र कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में आपको अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है। और यदि आप अलग से करवा रहे हैं तो अगर आपको अग्निवास मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। नवचंडी, शतार्ध, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, तो वो चंडी अलग है, उसका अलग से विधान है। वो दुर्गा अर्चन पद्धति में मिल जाता है। तो आप लोग यदि अ, माता के भक्ति में ज्यादा है तो दुर्गा अर्चन पद्धति को पढ़ लेंगे तो वहां आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिली, बताओ क्या प्रश्न है, अब आशुतोष जी का प्रश्न छोड़ रहे हैं। सर जैसे हमने बताया कि वाराणसी में महामृत्युंजय का कभी कभी भी तिथि नहीं देखा जाता, तो मतलब पूरे वाराणसी में नहीं देखा जाता कि वो मतलब मंदिर में पूरे सिर्फ। वाराणसी में नहीं देखा जाता। तो अगर किसी को अचानक से कराना है तो वाराणसी में करवा ले। करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मंदिर परिसर के लिए विशेष है, लेकिन पूरे वाराणसी क्षेत्र को त्रिकंटक पे कहा गया है, इसीलिए उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई भी संकल्प लेकर के और महामृत्युंजय का मंत्र जप कर सकता है। ठीक है, अन्य जगहों के लिए हमने कहा मना है, ये नहीं कि किसी भी मंदिर में जरूरत नहीं है, पंडित जी ने पढ़ा दिया और हमने भी पढ़ लिया और खत्म हो गया कहानी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए अन्य मंदिरों में या मुहूर्त की जरूरत है। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही रखते हैं, प्रश्न आंसर हो जाता है। ठीक है, आराम से चल रहा है, मुहूर्त चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरु जी।